एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी यूजफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर पूछा गया है, कौन सा नहीं है? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ या फिर ओ। तो इसका सही आंसर होगा ओ। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ पूछी गई हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है ह्रस्व ध्वनि और होती है एक दूसरी क्या होती है? दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पूछा गया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। ये वही होती है जो अभी बताया था हमने, ह्रस्व, दीर्घ। मात्रा के आधार पर पूछा गया है इसलिए ये 3 प्रकार के होते हैं। और एक और होता है विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यंजन। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ये बिना स्वरों की सहायता की नहीं लिखे जाते। इनके साथ क्या मिला रहता है? प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर मिला होता है इसमें। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है हमारा, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालव्य से होता है या फिर ओष्ठ से होता है। तो इसका जो इन सभी का उच्चारण स्थान ई, चा, छा, जा, झा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालव्य से। इनका एक सूत्र भी होता है इचु सानाम तालु। क्या होता है? इचु सानाम तालु, यानी ई छोटी, बड़ी और चा वर्ग की सभी व्यंजन। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, या। और इचु सानाम मतलब इचुए सानाम, ये सेटी वाला सा, ठीक है, सा और इचुए सानाम, ये सभी कहाँ से आते हैं? तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अगला प्रश्न है 6वां, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है उसे क्या कहते हैं? जो मतलब व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जिनकी सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जाता, तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये अपने आप में तो स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये अकेले ही इनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। क्या पूछा गया है 7वें प्रश्न में कि कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटी, बड़ी, ई या फिर आय। तो इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये होगा बड़ी।
ये प्रश्न यहाँ पे गलत छपा हुआ है। ये यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा एक दीर्घ स्वर है। क्या है ये? बड़ी क्या एक दीर्घ स्वर है, जबकि ये छोटी ई है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है अगला प्रश्न में 8वें में, गा, जा, वा या फिर सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वा। अंतस्थ व्यंजन जो होती है ये 4 होती है। कितनी होती है? 4। या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये चारों क्या होती है? ये चारों अंतस्थ व्यंजन होती है। तो इन चारों में से यहाँ पे क्या दिया गया है? वा दिया गया है, इसलिए वा क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? लिपियां पूछी गई हैं। लिपियों की संख्या कितनी है? 44 है, 48 है, 52 है या फिर 56 है। तो हमारी हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो सही आंसर क्या होगा? 52। 52 लिपियां हैं हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है 10वां, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सी है? ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। सा, सा, हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से इसमें? हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सा और हा। ये चारों क्या कहलाती हैं? ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, या, रा, लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अभी हमने पढ़ाया था कि ये जो या, रा, लावा है ये चारों क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इन चारों में से अभी ऊष्म व्यंजन बताया था कि शा, शा, शा और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन आती हैं। अब इसमें से देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो इनमें से हा जो है ये क्या है? एक ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वुत्व हो जाए। द्वुत्व का मतलब होता है जब एक ही शब्द में दो ध्वनियां मिल जाएं तो वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियां, बी है युग्मक ध्वनियां, सी है संप्रेक्त ध्वनियां या फिर डी ऑप्शन है पारस्परिक ध्वनियां। तो सही आंसर होगा इसका बी ध्वनियां। बी ऑप्शन सही होगा, युग्मक ध्वनियां। जब एक ही ध्वनि का द्वुत्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियां कहलाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार होता है ये किसका कार्य करता है? ये विसर्ग का कार्य करता है, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का। तो ये किसका कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ण का काम करता है। अगला प्रश्न है, ए और आय। ए और आय वर्ण क्या कहलाते? ए और आय क्या कहलाते हैं? ये नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य। ये इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कंठ तालव्य। ये कंठ तालव्य कहलाती हैं। इसका एक सूत्र होता है ए दैतौ कंठ तालव्य, यानी कि ए और आय ये दोनों कहाँ से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं, दोनों को मिला करके। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर मात्रा कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहती है? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण ऊपर की दांतों पर
ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं, नासिक कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं? तो जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत। और ये जो दंत व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ता वर्ग के सभी व्यंजन। ता वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ये दांतों से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? हमारी जो जीभ होती है ये दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत व्यंजन कहलाती है। अगला है 18वां प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में जब हम लाते हैं तो उसका आशय क्या? प्रयोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी किसमें अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ओजस्वी या आतुष्क? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका। ये शुद्ध लिखा हुआ है थोड़ा, ओजस्वी। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? जो क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तंदित प्रत्यय, कृतदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर अनीय प्रत्यय? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, तंदित प्रत्यय। अगला प्रश्न है 21 नंबर का हमारा प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? इसका सही आंसर क्या कहला होगा? सही आंसर होगा डी ऑप्शन। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम जो होती है संज्ञा शब्दों के मिलने से बनती है उन्हें विकारी, अविकारी, संयोग या संबंधनात्मक? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों की मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया से संचालित जो व्यापार का फल होता है कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इन चारों शब्दों में से बताना है कौन सा शब्द संबंध प्रकट करता है? देव, देवी, दैवी या फिर देवता? तो किस शब्द से एक संबंध पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दैवी है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे पक्ष कहते हैं, काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं या फिर वाच्य कहते हैं? तो उसे
क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर जो सामंजस्य होता है उसे क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं या फिर विधेय कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अन्वय। परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अगला 27वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा जो शब्द है जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त है, पार्श्विक है, सघोष है या फिर उसमें? तो इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 28वां, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की कितनी भेद होती हैं? संज्ञा की कितनी भेद होती हैं? 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की 3 भेद होते हैं। कई लेखकों ने संज्ञा की कितने भेद माने हैं? 5, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? जो समानाधिकरण है ये किस अव्यय का भेद है पूछा गया है। तो ये समुच्चयबोधक अव्यय का है, क्रिया विशेषण अव्यय का है, संबंध बोधक अव्यय का है या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय का है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा इसका। ये किस अव्यय का भेद है? समुच्चयबोधक अव्यय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा गया है। तो दीमक है, रात है, वर्षा है या फिर विधुर है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? इसका सही आंसर होगा, इसका अगर हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसी शब्द को उठा करके एक वाक्य बना लेंगे। जैसे हमें पुल्लिंग पता करना है इसमें से चारों में से, तो देखिए ऐसे वाक्य बनाते हैं कि दीमक लग गया, ऐसे बोलते हैं। नहीं, इसको बोलते हैं कि देखो यहाँ पर दीमक लग गई, तो ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। फिर बोलते हैं रात हो गई, कोई ऐसा तो बोलता नहीं है कि रात हो गया, रात हो गई यानी ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर वर्षा हो रहा है या फिर वर्षा हो रही है, शुद्ध क्या होगा? वर्षा हो रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अब पुल्लिंग, अब बचा कौन? विधुर। विधुर थी, विधुर था, विधुर था। विधुर कौन होता है? स्त्री या पुरुष? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर कहती है। इसलिए पुल्लिंग क्या है? डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, जिस वाक्य में क्या हो? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों के द्वारा जुड़े गए हों। योजक माने होता है एक चिन्ह के द्वारा जुड़े गए हों, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य? तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है हमारा। इसमें पूछा गया है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और साहित्य की रचना होने पर वह सीधे क्या बन जाता है? बोली से उपभाषा। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोग्यवाय कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही होगा इसका, अयोग्यवाय। अयोग्यवाय क्या होती है? ये ना तो स्वर होती है और ना व्यंजन होती है।
अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 2 वर्गों में बांटा गया। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है हमारा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा होती है ये कितने प्रकार से बनती है? तो ये बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन कौन कौन सी कहलाती हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35? तो सही आंसर होगा इसका हमारा ए ऑप्शन, 25 है। अब पूछेंगे कौन कौन सी है? तो व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। एक तो होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, फिर एक होता है ता वर्ग, एक होता है पा वर्ग। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन होती है, तो इसलिए 5 25 कितनी हो गई व्यंजनों की संख्या? 25। कौन किस आधार पर पूछा गया है? स्पर्श के आधार पर, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अगला है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी बताया था कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालब या फिर ओष्ठ। इसका सही आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा, कंठतालब। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार में लगता है, अनुनासिक में लगता है, ह्रस्व में लगता है या फिर प्लुप्त में लगता है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्लुप्त स्वर में। जो प्लुप्त स्वर होती हैं, जैसे हमने लिखा ओम, क्या लिखा ये? ओम, ऐसे लिखा जाता है प्लुप्त स्वर। तो ये जो बीच का ऐसा चिन्ह होता है, इसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से भी ज्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है हमारा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से, तालु से। गा का, झा का, ना का या माप का? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। हमने बताया था अभी जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, या। तो चा, छा, जा, झा, ये इसमें से क्या आ रहा है? झा आ रहा है। तो ये झा क्या है? इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। अब है अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है, भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई को इकाई क्या माना जाता है? तो इसे शब्द माना जाता है। जो शब्द होती है ये क्या होते हैं? एक सार्थक शब्द। अगर कोई शब्द सार्थक है जिसका कोई अर्थ हो तभी वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन सी होती हैं? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और एक और होता है क्या? अयादि संधि। अयादि संधि।
तो इसी प्रकार स्वसंधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 42 नंबर का प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 होती हैं, 12 होती हैं, 16 होती है या 25? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कितनी होती है? 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छंद कितनी प्रकार की होते हैं? छंद पूछा गया है, तो 2, 3, 4 या 5? तो सही आंसर होगा 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद पूछा गया है कि किस छंद में वर्णों की गिनती होती है? तो दोहा है, चौपाई है, सवैया है या फिर रोला है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सवैया छंद। सवैया छंद होता है, ये कौन सा है? ये एक वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, यति। अगला प्रश्न है, छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे जो होता है ये समछंद है, विषम है, आधसम है या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, विषम छंद। जो छप्पे है ये कैसा छंद है? यह एक विषम छंद है। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऐसे कौन से छंद की पहचान होती है कि उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द दोनों कैसी होती है? एक जैसी होती हैं। तो ये किस छंद में होता है? देखते हैं, कुंडलिया में, रोला में, दोहा में या फिर सोरठा में? तो ये होता है कुंडलिया छंद में। कुंडलिया एक ऐसा छंद होता है, ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से ये क्या होता है? खत्म होता है। इसके लास्ट में भी वही शब्द लिखा रहता है जो शब्द इसके प्रारंभ में लिखा होता है। अगला प्रश्न है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान? उपमान और उपमेय का अभेद सही आंसर क्या होगा इसका? रूपक अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से पूछा गया समास कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होते हैं 6 प्रकार की। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया मतलब जो काम अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो चल रही है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। गलत होगा, हाँ सॉरी, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर अपूर्ण होगा, क्योंकि जो काम अभी हम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है। वो काम क्या है कि वो काम हो रहा है, वो क्रिया अभी हो रही है, अभी वह काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान। जो अभी ये क्या है? पूरा नहीं हुआ है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 52 का, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से पूछा गया है, 3 है, 2 है, 4 है या फिर 5 है? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने? 2 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद कौन कौन सी क्रिया होती है? सार्थक क्रिया और निरर्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, जब एक
जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, यानी दूसरी काम में लग जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? उस पहली क्रिया को सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया। तो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे पूर्णकालिक क्रिया, यानी पूरा काम क्या किया, समाप्त कर दिया, फिर दूसरे काम में लग गए। इसलिए जब एक क्रिया समाप्त हो करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष क्या है? विशेष क्या है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसका। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वनाम की कितनी भेद होती हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 8 है, 11 है, 10 है, 11 है, 15 है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 11। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार पूछा गया है, तो व्यक्तिवाचक, जाति, देशवाचक या भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देशवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, विशिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान या फिर घोड़ा रूढ़ शब्द नहीं है। कौन सा है इसमें? विज्ञान शब्द। विज्ञान शब्द है, ये क्या है? एक रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है? योग रूढ़ है, यौगिक। ये कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 1, 2, 4 या फिर 8। तो सही आंसर क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं शब्दांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो खामोश है, कबूतर है, चिराग है या फिर हक है। इसका सही आंसर क्या होगा? हक है। जो हक शब्द है ये फारसी का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक का उपसर्ग पूछा गया है। प्र है, प्रति है, एक है या फिर एक है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति। प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक बराबर करेंगे तो प्रत्येक। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो ये कौन सी है? यड़ संधि। और उपसर्ग क्या है इसमें? प्रति उपसर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा गया है। 2 है, 4 है, 7 है या फिर 8 है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय वाक्य के हैं, रचना के हैं, शब्द के हैं या फिर अर्थ के हैं। इसका सही आंसर होगा वाक्य के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो ये है वाक्य के अंग।
अगला प्रश्न है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? जो वाक्य में शब्द प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, उसे पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं या फिर भाषा कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशी या संकर? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन इसका, संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है या कर्मधारय है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कर्मधारय समास। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि में, द्वंद्व में, कर्मधारय या तत्पुरुष में? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद मिलकर के, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो सही आंसर होगा द्वंद्व समास में। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या, कौन सा समास कहते हैं? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्विगु कहते हैं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चनों को प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।